आपको एग्जाम में पूछ लिया गया। रिक्वायरमेंट है आपने फोरकास्टेड इनकम स्टेटमेंट बनानी है फॉर द ईयर एंडिंग 31 अगस्त 14 एंड समराइज्ड बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 14। एज्यूम करना है कि 360 दिन हैं एक साल में, यानी कि 365 के साथ नहीं कैलकुलेशन करनी। अब जिस बच्चे ने इस पॉइंट को गौर से पढ़ा होगा वो तो 360 दिन ही लेगा। जिसने गौर से नहीं पढ़ा होगा 365 दिन पे कैलकुलेशन करके आके बाहर निकल के कहेगा यार 365 दिन ही होते हैं ना, तो ठीक तो हो जाएगा? नहीं, ठीक नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर आपकी अटेंशन से देखना चाह रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इस नोयत का एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूं। अगेन अपने दिमाग पे बोझ डालना है आपने। कह रहा है कि डायरेक्टर्स ऑफ अरेबिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैव set a sales target of 600 million। सेल्स टारगेट उन्होंने सेट किया है 600 मिलियन का फॉर द ईयर 31 अगस्त 14। हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 अगस्त को, इसका मतलब शुरू हुआ था 1 सितंबर 2013 को। एग्रीड? एंड हैज आस्क्ड द CFO टू प्रिपेयर AIL's forecasted financial statements for that year। उन्होंने कहा कि हमारी सेल्स हम आपको बता देते हैं कि 600 मिलियन होगी। अब आप बताइए हमारी इनकम स्टेटमेंट कैसी होगी, बैलेंस शीट कैसी होगी। बेस्ड ऑन द प्रायर ईयर्स एक्सपीरियंस द फाइनेंशियल रेशियोज फॉर द ईयर आर एस्टिमेटेड एज फॉलोज। क्विक रेशियो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, फिक्स एसेट्स एज परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, और हम इधर ये बात एज्यूम कर लें कि यही फिक्स्ड एसेट्स हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं और देयर इज नो अदर आइटम ऑफ नॉन करंट एसेट एक्सेप्ट द फिक्स एसेट। ये बात आपको एज्यूम करना इसलिए ज़रूरी है, अदरवाइज आप बाकी नॉन करंट एसेट्स को ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, तो इसको यही अज्यूम करें कि जी फिक्स्ड एसेट्स का मतलब नॉन करंट एसेट्स ही है यहाँ पर। ये बात मेरी समझ में आई है आप? अब उसने तो दी है आपको सिर्फ सेल्स की रकम। अभी फिलहाल अपरेंटली क्या आप इस सेल्स की फिगर से कोई और एब्सोल्यूट फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर सिर्फ ये डाटा आपको दिया होगा, क्या कोई और आप एब्सोल्यूट फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं इस डाटा को देखकर? यस, आप ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट 10% है सेल्स का तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 90% है सेल्स का। ये दो फिगर्स आ गई हमारे पास। ओके, कहता अदर रिलेटेड एस्टिमेट्स आर एज फॉलोज। एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ ट्रेड डेटर्स 45 दिन का। अब सेल्स हमारे पास मौजूद है, 45 दिन का एवरेज डेटर्स पीरियड है। अब रिलैक्स वे में आपको जो डेज का फॉर्मूला मैंने बताया था वो क्या था कि डेटर्स, मैं रब कर दूंगा बाद में, डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल्स पर डे। अब सेल्स आपके पास मौजूद है 600, पर डे कैलकुलेट करने के लिए उसने 360 दिन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, और डेटर्स की डेज उसने आपको बता दिए हैं, कलेक्शन 45 है, तो डेटर्स की मिसिंग फिगर तक आप पहुंच जाएंगे। ओके, मैंने रब कर दिया। आप तो फिलहाल इधर रखें, अभी कैलकुलेशन की तरफ नहीं, आपको मैंने भरपूर टाइम देना इसे कैलकुलेट करने के लिए। ये बात नहीं समझ आई तो मुझसे रिपीट करवाएं। मैंने आपको बताया हुआ डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल्स पर डे इज इक्वल टू डेज। अब आपको डेज दिए हुए हैं, सेल्स दी हुई है, साल के दिन दिए हुए हैं, डेटर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। अगेन बच्चों वाला मैथमेटिक्स है। ओके, कोई चार्टर्ड अकाउंट वाला मैथमेटिक्स नहीं है, ये बिल्कुल बच्चों वाला 4th 5th क्लास का मैथमेटिक्स है। किसी भी 4th 5th क्लास के स्मार्ट बच्चे के साथ आप ये मैथमेटिक्स डिस्कस कर सकते हैं। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज एस्टिमेटेड
to increase by 25% as compared to the opening inventory. अब ये भी मैथमेटिक्स है. आपको अगर ओपनिंग इन्वेंट्री दी हो और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हो और आप डिवाइड करें 2 के साथ, तो आपके पास आती है एवरेज इन्वेंट्री. ओके, कह रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री, और दूसरे लफ्जों में एक और बात, एक तो इस जगह पे यूज होता है, दूसरे लफ्जों में ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास आती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप वर्कआउट कर चुके हैं. अब जरा देखिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वर्कआउट कर लिया ना आपने यहाँ पर. अब आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री कह रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज एस्टिमेटेड इंक्रीज. ओपनिंग इन्वेंट्री अगर x है तो ये x प्लस x का 25% है. ऐसा ही है, 25% एज कम्पेयर टू द ओपनिंग. और इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर ये 100 है तो ये 125 होगी. कह सकता हूं कि नहीं? ओके, ये परसेंटेज में हमने कैलकुलेट. अब ये अगर फिगर हमारे पास आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, तो क्या परचेजेस की फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं आप? अगेन लॉजिकल बात है, इसमें कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है, आगे वर्किंग कैपिटल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट वुड बी मेंटेन्ड एट 100 मिलियन एंड 15 मिलियन रिस्पेक्टिवली. ये क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी बराबर होता है वर्किंग कैपिटल के. अब करंट एसेट्स में डेटर्स तक हम पहुंच गए थे, क्लोजिंग इन्वेंट्री तक हम पहुंच गए हैं, कैश हमें मालूम नहीं कितना है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट की बात और इशारतन क्रेडिटर्स की बात वो कर रहा है. ठीक है, हमें जो फिगर्स करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की अवेलेबल होंगी उनको नेट ऑफ करेंगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा. ठीक है, ये यहां पर कह रहा है वर्किंग कैपिटल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट वुड बी मेंटेन्ड एट 100 मिलियन एंड 15 मिलियन रिस्पेक्टिवली. ओके, अब फर्ज कर लें आपको डेटर्स मालूम हो, आपको इन्वेंटरी मालूम हो, आपको कैश मालूम हो, ये टोटल फिगर आपके पास आ जाए. इसमें से आपने लेस करना है क्रेडिटर्स को और बैंक ओडी को, तो आपके पास आ जाएगा वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल मालूम हो, बैंक ओडी मालूम हो, तो क्या क्रेडिटर्स मालूम हो जाएंगे या नहीं आएंगे? ठीक है, तो ये एक सादा सी बात है, इसके अंदर अगेन लॉजिकल है. कहता है कैपिटल एम्प्लॉयड नंबर 4, मैंने एक पॉइंट यहाँ पर एडिशनल दिया. कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्राइजेस ऑफ ओनर्स इक्विटी मींस नॉन करंट लायबिलिटी इज नील. दूसरी बात मैंने यहाँ पर ये अज्यूम करवा दी कि नॉन करंट लायबिलिटीज इसमें नील हैं. जितनी भी हमारी ओनर्स इक्विटी है सारा ही कैपिटल एम्प्लॉयड है, क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी का कोई तज़किरा नहीं हो रहा इस सवाल में. शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग दी हुई है. AIL does not intend to issue any further shares during the year on the preparing. ले जी, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आप मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दीजिए किस हद तक आप सॉल्व कर सकते हैं. कुछ कैलकुलेशंस आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही हैं, राइट साइड पे नज़र आ रही हैं. कोशिश कीजिएगा कि आपकी नज़र उस तरफ ना आ जाए. हाइड कर दो, यानी कि आप कोशिश नहीं कर सकते. अच्छा, इंसान शैतान का पुतला है हो जाता है. चलो अच्छी, मैं हाइड कर दी. ओके, जूम करने की जरूरत है, वो फिगर आपको छुप जाएंगे. फिर थोड़ा सा जूम करता हूँ.
जी बेटे, बेटे बैलेंस शीट बनानी है और इनकम स्टेटमेंट बनानी है, और 360 डेज आपके पास हैं साल में, ठीक है। चलो मैं रिक्वायर्ड को हाइड कर रहा हूँ, यहाँ तक आपको शो कर रहा हूँ। ऊपर सेल्स की फिगर 600 उसने दी हुई है, ठीक है। ये मैं एक मतलब दिखा देता हूँ, ऊपर 600 आपको सेल्स की फिगर दी हुई है, और बाकी अब सारी फिगर्स आपके सामने, प्लीज़ सॉल्व कीजिए। जी बेटा जी, मैं क्विकली इसको डिस्कस कर लेता हूँ अब आपके साथ। आपने जो वर्किंग की है उनको टैली कर लीजिए। डेटर्स आपके 75 हैं, ओके। आपके करंट एसेट्स, क्विक एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज की वर्किंग कैपिटल .5 कैसे निकला? क्योंकि उसने कहा था कि करंट एसेट्स आपके 1.5 हैं, करंट लायबिलिटीज 1 है, तो इसका मतलब है कि वर्किंग कैपिटल जो है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है, और वर्किंग कैपिटल की अमाउंट उसने आपको बताई हुई है 100 है, ठीक है। तो अगर वर्किंग कैपिटल आपका 100.5 के बराबर है, जो कि गिवन है ये, ठीक है, तो आपकी करंट एसेट्स 1.5 इक्वल टू 300 होंगे, करंट लायबिलिटीज 200 होंगी। बताइए क्या इस पॉइंट को आप समझ पाए? एग्रीड? और जी बेटे, ऑनलाइन में कोई बच्चा, और क्विक रेशो वो कहता है कि जी आपकी 1.1 है, तो अगेन आप इसको करंट लायबिलिटी से उठा के कर लें या वर्किंग कैपिटल से उठा के कर लें, आपके पास बहरहाल क्विक एसेट्स की अमाउंट आ जाएगी और इन्वेंट्री की अमाउंट भी आ जाएगी, ठीक है। इन्वेंट्री क्या होती है? करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स इक्वल टू इन्वेंट्री होती है, तो वो आपकी 0.4 हो गई। सारी लॉजिकल सीक्वेंस में बातें चल रही हैं। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारे क्विक एसेट्स और इन्वेंट्री मिलके करंट एसेट्स बनते हैं। एग्रीड? आंसर आपको क्लियर है पॉइंट्स? चल, उसके बाद आप ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात करनी है। आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री 80 वर्कआउट हुई है इस सारी वर्किंग में। तो आपने देखना है कि ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगी। मैंने वो 125% वाली आपको एक इक्वेशन बता दी थी, उसके मुताबिक आपने यहाँ पर ये वर्कआउट कर ली। ओपनिंग इन्वेंट्री 64 आ गई। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने वर्कआउट कर ली हुई थी, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज आपके पास मौजूद हैं, तो आप परचेजेस की फिगर तक पहुंच गए। एग्रीड? एग्रीड? यस सर। अब जब आप परचेजेस तक पहुंच चुके, तो अब आपने डिटेल से ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस की फिगर बैलेंसिंग फिगर के तौर पे ले लें। जी बिल्कुल। जी बेटा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास है, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास है, तो परचेजेस की फिगर आपके पास आ जाएंगे ना फिर। ओके, ऑलराइट। अब ये इक्वेशन
क्लियर है? फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी अगर जीरो है और करंट लायबिलिटी अगर उधर चली जाती है तो आपके फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल इक्वल टू ओनर्स इक्विटी हो जाते हैं। तो आपकी ओनर्स इक्विटी भी कैलकुलेट हो जाएगी इससे। अब वो कह रहा है कि आपने पिछले सालों में ये 150 का शेयर कैपिटल है और 75 की रिटेन अर्निंग है पिछले साल की क्लोजिंग डेट यानी कि इस साल की ओपनिंग डेट पे। तो आपकी अगर ऑनर्स इक्विटी 250 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑनर्स इक्विटी है आपकी 250 यहाँ से कैलकुलेट हुई, ये गिवन है 75 ओपनिंग रिटेन अर्निंग, तो इसका मतलब इसमें एडिशन ड्यूरिंग द ईयर 25 की हो रही है प्रॉफिट फॉर द ईयर की। वो 25 प्रॉफिट फॉर द ईयर आपने यहां पर उठा कर लिया, ठीक है। तब आपकी 35 ऑपरेटिंग एक्सपेंस बैलेंसिंग फिगर के तौर पर आते हैं। ये पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो मुझसे पूछ लीजिए। कह रहा है रिटेन्ड अर्निंग आपकी 100 की वर्कआउट हुई क्योंकि आपने इस इक्वेशन से 250 इक्विटी की वर्किंग की। अब ये जो रिटेन्ड अर्निंग है इसमें ओपनिंग 75 गिवन है, फॉर द ईयर 25 आपने बैलेंसिंग फिगर उठाई और ये बैलेंसिंग फिगर मैंने वो 25 पर आपको शो की है कि जी ये आपकी इस साल से 25 आए, यहाँ से आ रहे हैं, इधर ये बैलेंसिंग फिगर के तौर पर है, यहाँ से उठा के इधर लेके गए तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बैलेंसिंग 35 आपके पास आ गए। बताइए जी, बात बनती है? सर 75 कहाँ पे है? बेटे जान ये 75 दिया होगा आपको यहाँ पर, और 250 हमने कहाँ से लिया? 250 बेटे जान आपने ये लिया 250, आपने वर्किंग की है ना, आपके पास ये बेसिक इक्वेशन मौजूद, इसमें इसके फिगर्स को आपने पुट किया तो आपके पास 250 ओनर्स इक्विटी की फिगर आ जाती। ओके सर, ठीक बात। ये आप यूं कह लो कि आपने यहाँ से इस 250 की फिगर को वर्क किया। ठीक है जी, थैंक यू। अब ये आपके इसमें एक और क्वेश्चन मैं होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, नहीं ये तो हमने कर लिया, ये वाला क्वेश्चन ये होमवर्क के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें आपको जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग नज़र आएंगी, वो आपने तलाश करनी है, और फिर ये एक होमवर्क मज़ीद लीजिएगा, कैलकुलेट फॉलोइंग रेशियोज एंड इंटरप्रेट इन जनरल। ठीक है, ये रेशियोज को कैलकुलेट करने के लिए आपका ये क्वेश्चन है जी, ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आप लीजिएगा। ये भी आपका होगा। ये दो होमवर्क हैं जी आपके, हो जाएंगे। ठीक है, ये ऊपर वाले क्वेश्चन मैंने दोबारा से सॉल्व किया हुआ है, इसको मैं रब कर देता हूँ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।